नमस्कार प्यारे साथियों, अर्था स्कॉलर पे आपका पुनः स्वागत है। आज डे 6 है हमारा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि शिकायत लगातार आती है कि ये कलर विजिबल नहीं रहता है। आज हमारा डे 7 है एक्चुअली। इससे पहले हम लोगों ने करीब-करीब 150 प्लस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम सब पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और जो बच्चे दिसंबर का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये पूरी क्लास बहुत ही काम की साबित हो सकती है क्योंकि हर तरह के यहाँ सवाल आपको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है? तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ, जहाँ पे पिछली क्लास को हमने समाप्त किया था। वहीं से इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास को यहीं से। ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके थे। एक से हमने क्या किया है स्टार्टिंग में हमने बेसिकली किया क्या है, स्टार्टिंग में हमने किस तरीके से पढ़ा। पहले हम एक से लगा करके 100 तक के सारे सवाल देख चुके हैं। ठीक है? इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दोबारा ये हमारा चल रहा है जिसमें हमने 1 से 50 तक के सवाल कर रहे हैं। अब 51 से आगे के क्वेश्चन इस सेशन में हम करेंगे। ठीक है? तो 50 तक हम कर चुके थे। इसके आगे के सवाल आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो सवाल नंबर 51 ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है कि इन एक्सप्लेनिंग द प्राइस इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कांस्टेंट। तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है? जब आपको पढ़ाया जाता है कि इधर कोई गुड है, पोटैटो, इधर टोमेटो, ये हमारा बजट लाइन है। ठीक है? प्राइस इफेक्ट को मेजर करने के लिए हमने देखा कि प्राइस के घटने से क्या हुआ कि पोटैटो के प्राइस घट गया तो हमारा बजट जो है वो इस तरफ शिफ्ट होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा। तो जब हम कंपनसेट करते हैं तो वहां हम किस चीज को कांस्टेंट करने का प्रयास करते हैं, वहां हम रियल इनकम को कांस्टेंट रखने का प्रयास करते हैं। बहुत ही ज्यादा बेसिक है ये चीज आपको बहुत आसानी से पता होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका ठीक जवाब है। ए एकदम सही जवाब है। तो जिन लोगों के ए आंसर आए हैं उनकी तैयारी फिर अच्छी है, उनका बेसिक क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। अगला सवाल जो है वो फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि मूवमेंट फ्रॉम एन इनएफिशिएंट लोकेशन टू एन एफिशिएंट लोकेशन इन एजवर्थ बॉक्स बिल। अच्छा, कह रहा है कि इनएफिशिएंट से अगर हम एफिशिएंट लोकेशन पे जाते हैं एजवर्थ बॉक्स में, तो इसमें से कौन सा केस वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है। क्या है? इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। सभी इंडिविजुअल की यूटिलिटी को इंक्रीज नहीं करता है जेट बॉट में। आपको पता होगा कि एक की यूटिलिटी इंक्रीज होती है एफिशिएंट लेवल पे, तो दूसरी की क्या होती है, डिक्रीज होती है, या दूसरी की क्या होती है, हम डिक्रीज नहीं करते हैं। आपने एजोट अगर नहीं बना हुआ है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली आपको। ठीक है? कि किस तरीके से ये काम करता है। इस तरीके का एजोट डायग्राम आपने पढ़ा होगा। ठीक है? इस तरीके से बेसिकली इधर ए है हमारा, इधर बी है। ठीक है? दो गुड्स मान लेते हैं, इधर एक्स गुड है, इधर वाई गुड है। ए का क्या नाम है, इंडिफरेंस कर्व कैसे होता है, ए का इंडिफरेंस कर्व बेसिकली कैसे होता है। ओह सॉरी, ये मिट गया क्या? अच्छा, दोबारा से बना देता हूँ मैं। ठीक, इधर ए है हमारा, इधर बी है, इधर एक्स गुड है, इधर वाई गुड है। ये हमारा ए का जो है वो इंडिफरेंस कर्व है। ये हमारा ए का क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है? ए जैसे जैसे इस तरफ जाएगा उसका क्या होगा, यूटिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ये हमारे बी का क्या है, ये हमारे बी का इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ थोड़ा सा टेंजेंट है। ठीक है? इसको मैं थोड़ा से सटा देता हूँ। ये क्या है, ये हमारे बी का इंडिफरेंस कर्व है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये हमारा क्या है, बी का इंडिफरेंस कर्व है। ये बी का इंडिफरेंस कर्व है। बी जब इस तरफ आएगा तो ए इस तरफ जाएगा तो उसका क्या होगा, यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और बी इस तरफ आएगी तो इसकी यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट आर की बात कर रहे हैं। अब हम इस इफिशिएंट लेवल पे जाएंगे तो मान लेते हैं कि आर से हम इधर वाले पे जा रहे हैं। ठीक है? तो आर से क्या होगा कि जब हम आर से पॉइंट पी की तरफ जा रहे हैं, आर से जब हम पॉइंट पी की तरफ जा रहे हैं, तो ए की यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। ए की यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। लेकिन बी क्या है, बी सेम इंडिफरेंस कर पे आपको दिख रहा होगा। बी की यूटिलिटी क्या है, वो डिक्रीज नहीं हो रही है, वो क्या है, कांस्टेंट है।
तो ये होता है जब हम इफिशिएंट लेवल से इनएफिशिएंट से इफिशिएंट लेवल पे जाते हैं बेसिकली, तो ये सीन हमारा बनता है। अब सवाल आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि सभी की यूटिलिटी जो है वो नहीं बढ़ती है। इंक्रीज इन द यूटिलिटी एट लीस्ट वन इंडिविजुअल में डिक्रीज द लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। हाँ, ये ठीक हो सकता है, लेकिन डिक्रीज नहीं हुआ हमने देखा। इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल बट कैन नॉट डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। सी वाला ऑप्शन हमने देखा एकदम सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 52 का, वो ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक बैठ रहा है, तो ये इसका एकदम सही जवाब होगा। अगला एक और बेहतरीन सवाल है कि अ गुड इज कॉल्ड गिवन गुड व्हेन द इनकम इफेक्ट पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नेगेटिव एंड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि ये सवाल में भी आगे से कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, तीन तरीके के हम गुड देखते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल गुड होता है, ठीक है, एक हमारा नॉर्मल गुड्स होता है, एक हमारा इंफीरियर गुड्स होता है, इंफीरियर गुड्स होता है, और एक हमारा क्या होता है, गिवन गुड्स होता है। ठीक है, अब अगर बेसिकली प्राइस इफेक्ट की बात करें, ठीक है, प्राइस इफेक्ट की बात करें, तो आपको पता है कि प्राइस अगर बढ़ता है, इसमें किसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है, तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, नॉर्मल गुड के लिए कम हो जाता है। यानी यहाँ लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम करता है। इंफीरियर गुड में अगर इंफीरियर गुड की प्राइस बढ़ती है, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन गिवन गुड में क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ता भी है, तो इसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो अगर इसका क्या होता है कि प्राइस जो है, मान लेते हैं प्राइस घटता है या प्राइस बढ़ता है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो घट नहीं सकता है। या प्राइस अगर इसका घटता है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि इसकी बढ़ती नहीं है, घटती ही है। बेसिकली यहाँ ये गिवन गुड क्या होता है, गिवन गुड में हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है ये काम नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है बेसिकली ये हमारा यहाँ कामगर नहीं होता है। ये बात तो सबको क्लियर होगा। तो ये बात हो गई प्राइस इफेक्ट के बारे में कि किस तरीके से यहाँ काम होता है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें तो आपको पता होगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सभी केस में क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूँ, एक इनकम इफेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, इनकम इफेक्ट हो गया हमारा। तो आपको पता है नॉर्मल गुड के लिए अगर इनकम हमारी बढ़ती है, तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ क्या होता है, इनकम इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि हमारी इनकम बढ़ती है, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घटती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप मान लीजिए बीएचयू में पढ़ते हैं और लंका जाते हैं, तो अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप ऑटो से जाना प्रेफर करेंगे, कैंट मान लीजिए जाते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो ऑटो आपके लिए इन्फीरियर गुड्स हो जाएगा, आप उसकी डिमांड करने की बजाय आप कैब करेंगे या अपनी पर्सनल कार से जाना पसंद करेंगे। ठीक है, गिवन गुड्स की अगर बात की जाए, तो गिवन गुड्स के केस में हमारा इनकम इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट हमारा यहाँ पे ये भी बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इंफीरियर गुड्स के केस में यहीं से सवाल बनता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है इनकम इफेक्ट को। इंफीरियर गुड्स के केस में इसको डबल स्टार में मार्क करिएगा। गिवन गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम इफेक्ट जो होता है, इनकम इफेक्ट जो होता है ये डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। और यही दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जहां से भर भर के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को समझे होंगे, तो इसके सही जवाब तक पहुंच जाएंगे कि इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, हमने आपको दिखाया नेगेटिव होता है, एंड इट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है बेसिकली गिवन गुड्स के केस में, ये मैंने आपको दिखाया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, ये ग्रेटर देन होता है। ठीक है, हाँ, प्राइस इफेक्ट क्या, सॉरी, इनकम इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट हमने आपको दिखाया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। भविष्य में भी आप इस कॉन्सेप्ट के साथ गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अच्छा, अगला जो है वो कॉर्नेट मॉडल से है। जिन लोगों ने सुपर सिवर टॉपिक हमारा नहीं देखा है वो जा करके देख लें। वहां हमने ओलिगोपोली के जितने मॉडल हैं, सभी मॉडल को मात्र
30 मिनट में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया है, जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। तो आप जा करके हमारा श्योर शॉर्ट वाला टॉपिक जरूर देखें, और लिको पॉली को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ। कॉर्नेट, बर्ट्रैंड, स्टेकलबर्ग, एजवर्थ और चैम्बरलिन, पांचों मॉडल को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप जा करके जरूर देखें। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर भी बिलोंग टू कॉर्नेट मॉडल ऑफ डिओपोली, ठीक है, क्या क्या है? तो पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो कोई शक की बात नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये ठीक जवाब है। नैश इक्विलिब्रियम होता है, मैंने आपको बताया है कि इसमें और स्टेकलबर्ग में नैश इक्विलिब्रियम होता है, यानी ए और बी दोनों सही है। तीसरा क्या कह रहा है? द डिओपोलिस कंबाइन टू अ फॉर्म ऑफ मोनोपोली, द प्राइस चेंज बाय देम विल बी लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस विदाउट देयर कंबाइनिंग टुगेदर, गलत जवाब है ये। इसका सही जवाब क्या होगा? ए और बी एकदम सही जवाब है, आपको पता होना चाहिए। कॉर्नेट मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया है, 1838 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ नैश इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक ही केस में होता है, एजवर्थ मॉडल में होता है, पहले मैं बता दूं स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और दूसरा क्या होता है कि जब स्टेकलबर्ग का मॉडल होता है और दोनों फॉलोअर या दोनों लीडर बन जाते हैं, तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। बाकी किसी भी ओलिगोपोली मॉडल के केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आता है। मार्केट में टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो n+1 के इक्वल होता है। अगर दो फर्म है तो दोनों कितना कितना प्रोड्यूस करती हैं? 1/3 और 1/3 प्रोड्यूस करती हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ अगर हम लोग चलें कि कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। एक ये हमारा पहले मार्केट डिमांड कर्व है, यहाँ हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? P1 प्राइस फिक्स कर दिया कि इतना प्राइस तो कम से कम देना ही देना है। तो डेडवेट लॉस पूछ रहा है। तो पहले हमारा ये वाला सिचुएशन है बेसिकली कि ये हमारा क्या था? ये हमारा डिमांड था, ये हमारा सप्लाई था, ये हमारा क्या था? प्राइस था। तो ये वाला जो मान लेते हैं, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट दिया गया है, ये हमारा क्या था? कंज्यूमर सरप्लस था, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस था। अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने ये प्राइस बेसिकली चार्ज कर दिया है कि हमें पी से कितना देना है? P1 देना है, ये प्राइस चार्ज कर दिया है। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? ये हिस्सा हमारा डेडवेट लॉस का हो जाएगा। ये बात तो आपको पता है। तो डेडवेट लॉस इसमें क्या हो जाएगा? एक तो AEB हो जाएगा, ABE हो जाएगा, यानी ये एरिया हो जाएगा, और ये एरिया डेडवेट लॉस हो जाएगा, प्लस EBC, दोनों है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE और EBC। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका ठीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से भी जवाब देने का प्रयास करते रहें, ठीक है। जो कमेंट बॉक्स में आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करें, ठीक है। अगला सवाल है कि वेन डॉगन इफेक्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में आपको पता होगा कि इसको दिया किसने है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया है, उनका नाम भी जरूर बताइएगा, एब्सोल्यूट का भी और रिलेटिव का भी, ठीक है। देखिए, ये जो बेंडोगन इफेक्ट है, इसमें बेसिकली बताया गया कि बेंडोगन इफेक्ट क्या होता है। जब फैशन की यहाँ हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अभी सब कान में ईयरबड्स खरीदना स्टार्ट किए, तो फिर पूरा भारत खरीदने लगा। अभी क्रॉक्स वाला चप्पल चला था, तो सारे लोग चप्पल खरीदने लगे। तो जब हम दूसरे से इन्फ्लुएंस होके अपना कंजम्पशन बढ़ाते हैं, उसको बैंडवागन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम अपने रिलेटिव्स को देख करके, हमारा रिलेटिव्स अगर ज्यादा खर्चा कर रहा होता है, इससे हमारे कंजम्पशन पे फर्क पड़ता है, तो हम भी उस हिसाब से कंजम्पशन करना स्टार्ट करते हैं। पड़ोसी ने क्या किया कि एक सुंदर सी कार खरीद ली, मान लीजिएगा कि ये कार ही है, ठीक है। तो एक कार खरीद ली, तो भाई पड़ोसी ने कार खरीदी है, तो हम भी क्या करेंगे? अब हम भी क्या करेंगे? कार को खरीदेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये देखिए, ये मान लीजिएगा कि ये कार है, ठीक है। तो हम भी कार खरीदेंगे, तो पड़ोसी ने कार खरीदा, हम भी कार खरीदेंगे, पड़ोसियों से हमारा कंजम्पशन डिफाइन हो रहा है। ये किसका पार्ट है? ये रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का पार्ट है। इसको दिया किसने है? इसको डसन वेरी ने दिया है, ठीक है। कब ये थ्योरी आई है? और यहाँ पे एक और इफेक्ट के बारे में बात किया गया है, रेचेट इफेक्ट। रेचेट इफेक्ट क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 56 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं कि मार्केट प्राइस एडजस्ट टू कंसीडर डिफरेंस बिटवीन सोशल बेनिफिट एंड प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन आर। अच्छा, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा शैडो प्राइस होता है, ये कई बार रिपीट हो चुका है।
इस सवाल को आप डबल स्टार में मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये पता नहीं क्यों क्या इस सवाल में रखा हुआ है, लेकिन लगातार एग्जामिनर इस सवाल को रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेरेटो ऑप्टिमम आर करेक्ट। पेरेटो ऑप्टिमम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी आपको मैं दिखा देता हूं, अब इस सवाल को आप करने का प्रयास करें बेसिकली। तो क्या क्या है कि इट चेंज विथ चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक, एट द पेरेटो ऑप्टिमम एमआरएस जो है वो एमआरटी के इक्वल होता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज नॉट यूनिक, क्या बात है, पेरेटो ऑप्टिमम जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कट कर दीजिए। सी किसमें किसमें है, सी इसमें है, इसको उड़ा दिया जाए और इसको उड़ा दिया जाए। अब सीओडी में से हमें ठीक करना है, डी एक बार चेक कर लेते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, हाँ डी भी ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हमने इस सवाल को कर लिया। अगले सवाल की तरफ भाई चलते हैं। सवाल तो बड़ा बेहतरीन लग रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर 1 और 2 डिमांड और सप्लाई कर दिया गया है। पॉइंट ई और एफ में क्या पूछा है कि कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली मैं आपको एक नियम बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। अब एक पॉइंट यहाँ ई दिया है और एक पॉइंट एफ दिया है। ई और एफ में कंपेयर करना है। पहला कह रहा है कि बोथ ई एंड एफ इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं, दोनों तो है ही नहीं। तो कौन सा है ये आपको पता करना है। तो एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इन सवालों को करने के लिए। ठीक है, जैसे आप ई की तरफ देखेंगे, ई में क्या है कि सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड ज्यादा है। पहले ऊपर वाले पार्ट को देखें, अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो आप गेस करिए कि अगर प्राइस बढ़ेगा, सॉरी प्राइस कम होगा, तो क्या होगा, डिमांड हमारी बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी भाई, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड हमारी और बढ़ती चली जाएगी, तो डिमांड हमारा और बढ़ता चला जाएगा। प्राइस और कम होगी, डिमांड हमारा और बढ़ता चला जाएगा। तो इस केस में जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते जाएंगे, हमारा डिमांड उतना ज्यादा सप्लाई से आगे बढ़ता रहेगा, और कभी भी हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ पाएंगे। तो पॉइंट ई यहाँ पे क्या है, पॉइंट ई जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो याद रहे, ऊपर वाला हिस्सा सबसे पहले आपको चेक करना है और देखना है कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है कि क्या सीन है। दूसरे वाले केस में हम देख रहे हैं डिमांड हमारा, एफ वाले में डिमांड जो है वो ग्रेटर देन सप्लाई है। ठीक है, सॉरी, उल्टा थोड़ा सा, यहाँ यहाँ सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा था। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा एक्सप्लेन कर दिया, मतलब एक्सप्लेन सही किया, बस लिख उल्टा दिया। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने ठीक किया है, बस मैंने लिख उल्टा दिया था। हमने देखा कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है, और अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा रहेगा इस प्राइस पे, तो जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे हमारा प्राइस क्या होगा, कम होता चला जाएगा। आप देख रहे हैं प्राइस जो है वो कम होता जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने में। प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड क्या होगी, और कम और बढ़ती चली जाएगी। हमको पता है प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन होता है, तो हमारी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, और इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ई पे हम पहुंचेंगे, हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा पॉइंट ई पे। दूसरा, अगर डिमांड से सप्लाई ज्यादा है, तो जैसे जैसे प्राइस कम होगी सप्लाई कम होता चला जाएगा, डिमांड बढ़ती चली जाएगी, और पॉइंट एफ पे आते आते हम कहाँ पे आ जाएंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो आपको बस ऊपर वाले पार्ट को चेक करना है कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है या डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, कम है। ठीक है, उस चीज को चेक करना है, हम यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इसका सही पॉइंट क्या होगा, ई जो है वो अनस्टेबल है और एफ क्या है, स्टेबल है। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल लाइक पॉइंट टी, ये तो गलत है। इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एट टी एंड स्टेबल, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी तो ठीक दिया है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है, तब बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 आप ध्यान से करें, बहुत ही आसान सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद जनरल इक्विलिब्रियम। तो इसमें तीनों है। पहली बात तो है कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब अगर ये हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है, तो यहाँ कम से कम इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्टेंस की पहली बात, ऐसा नहीं है कि डिमांड हमारा यहाँ है, सप्लाई हमारा यहाँ है, इस केस में इक्विलिब्रियम नहीं होता है, तो पहला तो सही है। दूसरा है यूनिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब यूनिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जैसे कि अब ऐसे नहीं है कि एक हमारा यहाँ और एक हमारा यहाँ, तो यहाँ भी है यहाँ भी है, दो पॉइंट भी नहीं, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। तो यूनिकनेस होनी चाहिए और स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि ये हमारा डिमांड और सप्लाई में क्या हो रहा था, तो डिमांड अगर ग्रेटर देन सप्लाई है,
इसके ऊपर वाले पॉइंट पे तो अनस्टेबल होता है, इसके वाले ऊपर वाले पॉइंट पे डिमांड जो है वो लेस देन सप्लाई है तो स्टेबल होता है। तो तीनों क्या होगा, जनरल इक्विलिब्रियम के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यानी ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इफ वेज टू इंक्रीज मोर देन वर्कर प्रोडक्टिविटी। अच्छा, अगर वेज जो है वो वर्कर की प्रोडक्टिविटी से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो फिर इनिशियल इम्पैक्ट क्या होगा, यानी यहाँ शॉर्ट रन के बारे में बात हो रहा है कि शॉर्ट रन में क्या होगा। ऑब्वियसली अगर हमें ज्यादा मजदूरी मिल जाएगी, जितना हम प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे हैं तो क्या होगा, आउटपुट तो कम प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमारी क्या होगी, इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी तो हम ज्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे, लेकिन आउटपुट तो उतना हुआ नहीं है। तो जनरली क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, इसकी वजह से बेसिकली होगा क्या कि इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, कुछ दिया गया है क्या ऐसा कुछ कि शॉर्ट रन डिमांड फंड, क्या दिया गया है कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई वुड लेफ्ट टू द लेफ्ट, हाँ लेफ्ट जाएगा क्योंकि भाई प्रोडक्शन कम होगा। इंक्रीजिंग द प्राइस लेवल, क्यों, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आप बना लिए होंगे इस सवाल को। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 की परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एज्यूम्स पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखे, परमानेंट इनकम जो होता है वो बेसिकली बताता है कि परमानेंट कंजम्पशन जो है वो परमानेंट इनकम पे ही, इससे ही रिलेट करती है, ट्रांजिटरी इनकम से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। आपको पता है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपका जो कंटिन्यूअस कंजम्पशन होगा आप उसी हिसाब से प्लान करेंगे कि 20,000 आपकी इनकम है तो आप 10,000 5,000 रुपए रूम रेंट देंगे, 5,000 किसी और चीज पे इन्वेस्ट करेंगे, 5,000 सेव करेंगे, 5,000 घर पे खाने पीने पे खर्चा करेंगे। तो आप 20,000 से अपना प्लान करते हैं, तो आपका जो कंजम्पशन है वो आपके परमानेंट इनकम से डिटरमाइन होता है। अब ये नहीं है कि आपके रिश्तेदार आए उन्होंने 2,000 रुपया आपको दे दिया तो आपका कंजम्पशन जो है वो 2,000 से डिटरमाइन होता है। ठीक है, वो तो बोनस मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप अपनी सैलरी से चीजों को डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैथमेटिक्स का सवाल है कि डायग्राम के बारे में पूछा गया है। तो पहला तो हमें दिख रहा है कि डायग्राम हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यानी इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, इसका जो फर्स्ट, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। और चूंकि ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये मैक्सिमम को अचीव करेगा, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो लेस देन जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमा को ऊपर जा करके अचीव करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एक लेस देन जीरो, एक ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड ऑर्डर लेस देन जीरो होना चाहिए। तो एक तो ए सही जवाब होगा क्या, ए और डी, हाँ ए और डी ऑप्शन में दिया गया है। तो ए और डी क्या होगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। आसान सवाल है। ए में हमारा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। क्योंकि वो ऊपर मैक्सिमा को अचीव करेगा तो ये मैक्सिमा के लिए लेस देन जीरो होना हमारा सेकंड और इम्पोर्टेंट कंडीशन है। तो ए और डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ए और डी क्या है, ए और डी, अच्छा ए और डी ऑप्शन नंबर ए में है, हाँ सॉरी सॉरी, एकदम सही जवाब है, ए और डी इसका ठीक जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट वेल मैच। अच्छा ठीक है, वेल मैच। तो पहला है डुअल डिसीजन हाइपोथेसिस। तो डुअल डिसीजन हाइपोथेसिस तो जो है RW क्लोवर के द्वारा ही दिया गया है, ये तो ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो हमने ऑलरेडी आपको श्योर शॉर्ट में पढ़ा के रखा है, ये फ्रेडमैन के द्वारा दिया गया है, फ्लिप्स एंड फ्रेडमैन। दूसरा ऑप्शन भी ठीक मैच है, पहला ऑप्शन भी ठीक मैच है। लिमिट प्राइस थ्योरी, इसको भगवती ने दिया है, ये भी ठीक है। प्लांट सेल कर्व किसने दिया, अच्छा देखिए, एग्जामिनर कितना मतलब पहुंचा हुआ आदमी है कि वो आपसे डायरेक्ट जो ओरिजिनल नाम हम लोग यूज करते हैं नेचुरली वो नहीं दिया गया है। प्लांट सेल कर्व को हम लोग इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं, एडी बोलते हैं, लेकिन इसने यहाँ प्लांट सेल कह दिया है, इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं, जिसको दिया किसके द्वारा गया है, कीन्स के द्वारा दिया गया है। लेकिन वो हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या डाल दिया है यहाँ पे, प्लांट सेल्स कर्व डाल दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो ऑप्शन नंबर डी सही मैच नहीं है। हम इसलिए कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि हमें इसका एक और नाम नहीं पता है। ठीक है, अच्छा अगला फ्लिप्स कर्व से सवाल है, ध्यान से देखते हैं इस सवाल को। सवाल नंबर हमारा 65 है कि फ्लिप्स कर्व इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इनवर्स रिलेशन होता है, हमें पता है कि हमारा फिलिप्स कर्व कैसा होता है। इधर हमारा
इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन होता है, और इधर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होते हैं, यानी इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, इन्फ्लेशन अगर कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। अगला क्या बोला है कि एंजल्स लॉ ऑब्जर्व दैट इनकम राइज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द फॉरवर्ड। हाँ, एक्चुअली पता है कि एंजल्स लॉ क्या ऑब्जर्व करता है कि इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशनशिप मेजर करता है। तो दोनों ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी इज ट्रू, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। अगला सवाल जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से देखते हैं बेसिकली। हाँ, ठीक है, ठीक है, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया था। इन मार्क्सियन मॉडल द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल इज। अच्छा, रेट ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है कि कब होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सप्लोइटेशन से। हाँ, डायरेक्टली तो होता है, एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपोजिशन। नहीं, ऑर्गेनिक कंपोजिशन से डायरेक्टली नहीं होता है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन से इनवर्सली होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, नहीं, जितना रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन होगा उतना प्रॉफिट होगा, तो ये भी दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड, इनवर्सली कहाँ होगा यार, ये गलत है। हाँ, डी क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हाँ ठीक जवाब है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, हाँ ठीक जवाब है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम ठीक ठीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से, मार्क्स का मॉडल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है और यहाँ से लगातार सवाल आपके पेपर में बन रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सुम्पीटर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा ठीक है, सुम्पीटर मॉडल से पूछ रहा है। तो डेवलपमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, हाँ ये तो ठीक है। डेवलपमेंट फ्लोरिश इन डेमोक्रेसी, नहीं डेमोक्रेसी की तो बात नहीं हुई है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप्ड थ्रू ट्रेड साइकिल, हाँ ये भी बात हुई है। सुम्पीटर का मॉडल आप सबने पढ़ा होगा, इन्होंने डिफाइन किया है बेसिकली ट्रेड साइकिल को, ठीक है, कि एक्सपेंशन कब होता है, रिकवरी कब होता है, ये डिफरेंस भी बताया है। ए और सी इसका सही जवाब होगा, ए सी ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 67 का एकदम ठीक ठीक जवाब होगा। अगला पूछा रहा है गोल्डन रूल ऑफ एक्युमुलेशन किसके बारे में बात करता है, तो वो पर कैपिटा कंजम्पशन जहां मैक्सिमाइज होता है उसके बारे में बात करता है। आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 68 काफी आसान सवाल है ये, ठीक है। अगला सवाल जो है 69, इसमें आपको मैच करना है। तो एंजल कर्व तो अभी हम पढ़ के आए हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एंजल कर्व अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो आप एंजल कर्व तो कम से कम नहीं ही गलत करेंगे। एंजल कर्व हमने देखा किसके बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन बताता है। अच्छा दिया गया है सीधा, ए का सेकेंड हो जाएगा। ए का सेकेंड एक ही में संयोग से दिया गया है, तो बाकी ऑप्शन आप कट कर सकते हैं, ए का सेकेंड हो जाएगा। बाकी आप क्या नाम है, आप मिला करके देख सकते हैं। कुजनेट कर्व आपको पता होगा, कुजनेट कर्व जो होता है वो इन्वर्टेड यू शेप का होता है, जहां बताया जाता है जीडीपी और आपका वो क्या नाम है, इन्वायरमेंटल डैमेज जो है। स्टार्टिंग में जब हमारी जीडीपी बढ़ती है तो हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज जो है वो भी बढ़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, वो कम होने लगता है, ठीक है। तो वो उसके बारे में बात करता है। लाफर कर्व आपको पता होगा, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बारे में बात करता है। और ये जो है वो रान कर्व जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये बढ़िया सवाल था। अगला सवाल एक और बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो हमें पता है कि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि हायर द एमपीसी लोअर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब अगर हायर एमपीसी होगा तो आपको पता है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, तो अगर हमारी एमपीसी जो है 0.25 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 - 7.5 हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारी एमपीसी की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हायर द एमपीसी वैल्यू लोअर द मल्टीप्लायर, नहीं यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है। अब अगर हायर एमपीसी कर दें
हमने देखा 0.5 आया। अगर हम इसकी जगह वन वन माइनस एमपीसी की वैल्यू 0.75 कर दें तो कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। और ऐसे में हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इस केस में क्या होगा? पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो कहने का मतलब क्या है बेसिकली, कि इस केस में हमारा क्या होता है, अगर हमारी एमपीसी की वैल्यू ज्यादा होती है तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हायर द एमपीसी लोअर द मल्टीप्लायर, ये उल्टा कर दिया है। दूसरा क्या कह रहा है कि हायर द एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, भी ठीक जवाब है। सी को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि इफ द एमपीसी इज इक्वल टू वन, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। चेक कर लें, वन वन माइनस एमपीसी जो है ये वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन करेंगे जीरो हो जाएगा, तो ये बेसिकली इनफाइनाइट हो ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि ये विजुअल हो जाए, काफी बड़ा सवाल है। हाँ, वन ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट एंड्रे गुंडर फ्रैंक, अच्छा ये भी रिपीटेड है, सजेस्टेड दैट द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव कंट्रीब्यूशन टू अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, क्या क्या जवाब दिया है भाई कि वर्कर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू फॉरेन डोमिनेट अंडर complexes। ठीक है, फॉर्मिंग एन अनस्किल्ड लेबर फोर्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस एंड क्या नाम है, प्लांटेशन। ठीक है, रिप्लेसिंग इंडिजीनियस इंटरप्राइजेज विद टेक्नोलॉजी मोर एडवांस ग्लोबल सब्सिडरी कंपनी। ठीक है भाई साहब, चौथा क्या देखिए रखा है? चौथा देखिए रखा है आपका क्लोजिंग द इकोनॉमी टू ट्रेड विथ एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री। अब आपको चारों में से क्या करना है? सही ऑप्शन खोजने का प्रयास करना है। आपने इस थ्योरी को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है या पीवाईक्यू इससे पहले नहीं किया है तो इस सवाल को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आमतौर पे हम इस थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको क्या लगता है? ठीक है, तो ध्यान रहे, ए बी सी क्या है इसका सही जवाब है, डी जो है डी इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है, तो जिनका ए बी सी आ रहा है फिर उन्होंने इस थ्योरी को पढ़ के रखा है। अगला सवाल क्या है कि अकॉर्डिंग टू लुइस मॉडल द ड्यूअल इकोनॉमी मोर ग्रो ओनली, कब ज्यादा ग्रो करेगा? मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कैपिटल इंटेंसिव, नहीं। कैप एग्रीकल्चर सेक्टर हायर्स लेबर लेबर इकोनॉमी, नहीं, ये इन्होंने नहीं कहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर यूज मॉडर्न इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात इन्होंने नहीं की है। इनका जो डुअल मॉडल है वो बेसिकली बताता है कि एग्रीकल्चर में जो हमारे लेबर हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, तो अगर वही लेबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट किए जाएंगे, थोड़ा सा वेज ज्यादा दिया जाएगा यहाँ पे, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलाने वालों को ज्यादा प्रॉफिट होगा और इन्हें भी कुछ वेज मिल जाएगा, सब्सिस्टेंस वेज को जिसको इन्होंने कहा है। और जितना ये प्रॉफिट अर्न करेगा इन लेबर की वजह से, उतना इकोनॉमी में फिर से इन्वेस्ट करेगा और ऐसे धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रोथ कर जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि मॉडर्न सेक्टर इंक्रीज इट आउटपुट शेयर टू द ट्रेडिशनल सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Huygens theory of social change used the psychological, sociology and anthropology to explain how a traditional sector entry। हाँ, तो इन्होंने बेसिकली टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में बात किया है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि फिशर क्लर्क ने कौन सा करेक्ट सीक्वेंस बताया है स्ट्रक्चरल शिफ्ट का। तो ये आसान है, आपको पता होगा कि सबसे पहले देश की एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड होती है, फिर क्या होता है आपका इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप्ड होता है, और उसके बाद आपका क्या डेवलप्ड होता है, सर्विस सेक्टर डेवलप्ड होता है। सर्विस सेक्टर डेवलप्ड होता है, ये रूटीन बेसिकली क्या होता है, फॉलो किया जाता है। इंडिया के केस में क्या हुआ, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप किया और फिर सीधे सर्विस सेक्टर डेवलप कर दिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है और ये मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर ए के मॉडल ऑफ ग्रोथ। इस सवाल आपके लिए ये होमवर्क के लिए है। इसको इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट एज्यूम्स कांस्टेंट सेविंग रेट। आपको बताना है कि इसमें कांस्टेंट सेविंग रेट एज्यूम किया गया है कि नहीं किया गया है। द सेविंग रेट इज एक्सोजेनियसली डिटरमाइंड, कि सेविंग रेट जो है वो एक्सोजेनियसली डिटरमाइन होता है। और क्या ऑप्शन है, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज डिमिनिशिंग। देखिए ए के मॉडल जो है उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल जो है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है, तो सी तो कभी सही जवाब होगा नहीं।
इसका सही जवाब क्या होगा, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मुझे भरोसा है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, और आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।